Sir, not able to hear you. Your phone is muted. हाँ विनय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है सर। ठीक है। सर कैथल से ऑडियो क्लियर है सर? हाँ कैथल ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। सर मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव ज्वाइंड, बाकी भी सब्सिक्वेंटली ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे करके सर। तो इफ यू परमिट वी कैन स्टार्ट सर। हाँ जी, स्टार्ट कर दें हम? ठीक। यस सर। सभी को नमस्कार। मैं राजीव बातिश, चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ हरियाणा, और हमारा पीएमयू जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सेटअप हुआ है विद वेरियस स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, जिसने ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। तो मेरे साथ मेरे जो है हरीश भाटिया जी यहाँ बैठे हैं मेरे साथ। ये सिस्टम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पीडब्ल्यूडी बीएनआर में, और श्री नवीन बंसल जो सिस्टम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पब्लिक हेल्थ में, मिस्टर सुनील कुमार जो हमारे डेवलपर हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सब लोग जो है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की, जैसे कल पीएससीएम साहब ने आदेश किया था कि हमें एक शॉर्ट क्रिस्प ट्रेनिंग चाहिए, जो नया हमारा पोर्टल है रिगार्डिंग एसडी को जो टेंडर्स फ्लोट करने हैं। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक जो हमारी कल जैसे डिस्कस हुआ था उसी के बारे हम आज आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट पंचायत तो जैसे सारे काफी अच्छी तरह इस पोर्टल पे काम कर रहे हैं, और काफी इनको सारा प्रोसेसेस का पता है। लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि हमारे बीच दूसरे भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, एडीसीज और लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो है वो सीएम साहब की जो अनाउंसमेंट थी उसके कंप्लायंस में बनाया गया है, जिसमें अराउंड 29 डिपार्टमेंट्स आज हमारे इसके ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि हम एक सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज एक पोर्टल डेवलप करें जो अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स जिसको जो यूज करेंगे। और आज हमारे पास 29 डिपार्टमेंट्स इस पे ऑन बोर्ड हो चुके हैं। हमारे अराउंड 10,000 कॉन्ट्रैक्टर्स इनके ऊपर आईडी बना लिया है, और अराउंड 12,000 एस्टिमेट्स हमारे बन चुके हैं। अराउंड 6,000 के करीब हमारे टेंडर्स लग चुके हैं। तो अक्रॉस डिपार्टमेंट्स ये पोर्टल जो है सबने यूज करना शुरू कर दिया है, और गवर्नमेंट ने भी टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिसके अंदर चाहे डेवलपमेंट डीआईपीआर की कोई टेंडर पब्लिश होना है तो पहले एचडब्ल्यूपी पे होना चाहिए। इस तरह की जो गवर्नमेंट का भी ये फोकस रहा है कि क्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स को ऑनबोर्ड करके इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ये बनाया गया है। तो जो works.haryana.gov पे इसको लगाया गया है। तो इसका जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच नवीन आप हैं तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, एक होम पेज हम थोड़ा सा ब्रीफ दिखा दें ये क्या है, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली जो एस्टीमेट प्रिपरेशन के ऊपर आएंगे। जी सर। हाँ, अभी हम आपको एक ओवरव्यू देंगे जो हमारा होम पेज है, क्योंकि ब्रॉडली ही बता पाएंगे, फंक्शनैलिटीज इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इसका बेसिक आइडिया आपको होम पेज से आ जाएगा। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर के आईडीज हैं वो दो तरह से बनते हैं। मीन टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो एक होता है कॉन्ट्रैक्टर की आईडी क्रिएट करना, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्टर होना। तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफी एग्जॉस्टिव है, उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस चेक होता है। देन कंपिटेंट अथॉरिटीज ऑफ पीडब्ल्यूडी बीएनआर इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ वो उसको एक सुटेबल कैटेगरी में जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है उसको रजिस्टर करती है। तो रजिस्ट्रेशन का सिर्फ बेनिफिट यही है कॉन्ट्रैक्टर्स को कि जब भी वो किसी बिड में डालते हैं तो वो उसको कोई ईएमडी नहीं देनी पड़ती। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन इज नॉट ए टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दोनों में डिफरेंस है। तो टेक्निकल एलिजिबिलिटी के लिए उसको सेपरेटली अपने टेंडर में बताना पड़ता है कि मैंने कैसे प्रीवियसली काम किए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने नई इंस्ट्रक्शंस दी हैं, 25 लाख तक कोई भी टेक्निकल एलिजिबिलिटी नहीं माना जाएगा, कोई भी आके बिड कर सकता है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फिलअप करनी है, जैसे अपना पैन नंबर, अपना नाम, अपना कोई आईडी प्रूफ,
तो इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन अगर वेबसाइट पे डालता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर आईडी जनरेट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर आईडी जनरेट करने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हम हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम से इसको लिंक किया गया है, तो जस्ट आप कॉन्ट्रैक्टर जो है अपना आईडी एक जनरेट करके ऑन बोर्ड हो सकता है इसके ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे मैंने बताया था उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और उसके बाद उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एक सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है तो वो फिर ईएमडी जो है उसको एग्जम्पशन हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है बेसिकली उसको मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल पे एग्जॉस्टिव बनाया गया। ऐसा नहीं है अभी एक कॉन्ट्रैक्टर जो है ना बीच में एक काम छोड़ के चला जाएगा तो फिर जो है ना वो दोबारा से कोई और आईडी बना लेगा, क्योंकि ये तरह तरह के अपने जो हरियाणा सरकार के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स हैं उनसे लिंक करा गया है, चाहे वो पीपीपी आईडी हो, चाहे हम आईडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे पैन हो। तो इस तरह से ये बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए कि वो अपनी एक शैम आईडी बनाए और फिर दूसरे शैम आईडी से अपना काम कर ले। तो अगर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखने में आता था कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो है बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह जो है ना वो काम रह जाता है। तो इसलिए उनको इस तरह से करने के लिए उनकी एक आईडी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर आईडी इसके ऊपर प्रॉपरली बनाई जाती है और उस कॉन्ट्रैक्टर आईडी को फिर उसकी परफॉर्मेंस से जब वो काम कंप्लीट कर देता है तो जो ऑफिसर्स ने काम कराया उसको उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है, उसके मार्क्स देने पड़ते हैं। अकॉर्डिंगली उसकी मार्क्स से उसकी परफॉर्मेंस जो है हमेशा पोर्टल पे जब वो नेक्स्ट टाइम कोई टेंडर डालता है या कोई अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी परफॉर्मेंस इज विजिबल टू ऑल दी इंजीनियरिंग ऑफिसर्स। तो वो उसको देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो ये मूलभूत इसका पर्पस था। तो अब जैसे आप देख रहे हैं हमारे पोर्टल पे इसमें होम, डाउनलोड्स, न्यू यूजर साइन अप, लॉगिन। तो डाउनलोड्स में नवीन डाउनलोड पे क्लिक करना। जैसे डाउनलोड में आप देख सकते हैं कि इसमें डाउनलोड्स हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर चाहे वो एक बार डाउनलोड्स पे क्लिक कर दो। जैसे इसमें अमेंडमेंट्स हुई कोई एचएसआर में, कोई शेड्यूल हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स है, ट्रेनिंग्स के यूजर मैनुअल्स हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, डीआईपीआर की इंस्ट्रक्शन है, कोई गवर्नमेंट की और इंस्ट्रक्शंस है। और हरियाणा शेड्यूल अगर हमने डायरेक्टली देखना तो इस पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऊपर से दिखाना। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसमें मिल जाएंगे। हाँ नवीन, लॉग आउट हो गया क्या? नहीं सर। अच्छा, आपका स्क्रीन बंद हो गई, स्क्रीन शेयरिंग। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ सर। होम पे क्लिक कर दो, होम पे क्लिक कर दो। और इसके अलावा अगर आप ये डैशबोर्ड देखें, जैसा मैं बता रहा था कि ऊपर कर देना, डैशबोर्ड दिखा दो। तो जैसे आप देखते हैं कि 5457 टेंडर्स लग चुके हैं, 12,152 एस्टीमेट अप्रूव हो चुके हैं। अब हमारे पोर्टल पे 2 लाख से लेके अभी रिसेंटली 776 करोड़ का टेंडर भी एक लगा है। तो दैट मीन्स इसकी वर्सेटिलिटी इतनी है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर तरह का टेंडर इस पे लगाया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के जरिए इसको चलाया जा रहा है। तो और ऊपर करना, हाँ नवीन और ऊपर करना। तो इसमें आप देखेंगे इन केस ऑफ आप जो फोन नंबर है, कॉल सेंटर है, 4 ऑपरेटर बैठे हैं 9 to 5। आप कोई भी किसी को कोई इशू है तो वो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ईमेल करेंगे तो उसको एक टिकट जनरेट हो जाएगी कि इस नंबर पे ईमेल से हमारा जो है ना उसको रिवर्ट आएगा। फिर उसके बाद कोई फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय डायरेक्टरी है, कौन से एम्प्लॉयज कहाँ पे काम कर रहे हैं किस ऑफिस में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा डाटा HRMS से आता है। उसके बाद ट्रेनिंग वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, कोई यूट्यूब के वीडियोस देखने हैं आपने, उसकी जितनी ट्रेनिंग्स है हम यहाँ पे डालते रहते हैं। और नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जैसे FAQs हैं वो सारे इसमें मिल जाएंगे। इस तरह से ही आप कोई लाइव टेंडर्स पे जाते हैं, अगर लाइव टेंडर्स पे जाना, जैसे लाइव टेंडर्स पे जाते हैं आप देखना चाहते हैं कि भाई कौन से डिपार्टमेंट का टेंडर है। जैसे डेवलपमेंट पंचायत का कोई टेंडर हम देखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लो, डेवलपमेंट पंचायत। इसमें हम देखना चाहते हैं डेवलपमेंट पंचायत का कोई टेंडर। तो हमारे को जो है इस तरह की टेंडर्स जो लाइव इस टाइम लगे हुए हैं देख लेंगे। ऊपर हम देखना चाह रहे हैं भी कोई टेंडर जो है वो 5 लाख और 1 से 5 लाख के बीच में कितने हैं। जैसे हम यहाँ पे टेंडर अमाउंट डाल लेंगे 1 से 5, सर्च करेंगे तो हमारे पास ये टेंडर आ जाएंगे नीचे जो 1 से 5 के बीच में लगे हुए हैं। अब देखिए ये 2,82,000
ऑलरेडी छोटे छोटे टेंडर्स जो है इस पे लगे हुए हैं। तो अगर आप बड़े टेंडर भी देखना चाहे 100 करोड़ से ऊपर कितने लगे हैं वो भी इस पे दिख जाएंगे। तो ये बेसिकली होम पेज का इतना ही था। तो पर्पस ये था कि हर तरह की सुविधाएं इस पे दी गई हैं, जिससे कोई भी इश्यू आता है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस चैनल्स। फोन नंबर है, चाहे ईमेल है, चाहे टिकटिंग सिस्टम है, सब लॉगिन के अंदर एक टिकटिंग सिस्टम आया, जिसको कोई भी इशू है वो टिकट उसकी जनरेट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो टीम है वो उसको टाइम टाइम पे अटेंड करती रहती है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि नोडल डिपार्टमेंट है, तो वहाँ के जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो लिस्ट भी हमने यहाँ पे डाली हुई है। तो उस लिस्ट में आप उनके मोबाइल नंबर्स हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से डाउनलोड में जाएंगे अगर मास्टर ट्रेनर्स जो हैं ये पब्लिक हेल्थ के यहाँ से डाउनलोड हो जाते हैं। अदरवाइज भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, और चाहे वो बीएनआर के हैं चाहे इरिगेशन के हैं, इनफैक्ट डेवलपमेंट पंचायत भी अब, क्योंकि वन ऑफ द मेजर डिपार्टमेंट जो है ऑन बोर्ड हुआ है इसके ऊपर, वो डेवलपमेंट पंचायत ही है। 4500 टेंडर आज यूएलबी ने लगाए हैं और 4200 डेवलपमेंट पंचायत ने लगाए हैं। तो डेवलपमेंट पंचायत में भी अपनी इतनी कैपेसिटी बिल्टअप हो चुकी है कि दे कैन रियली सपोर्ट, इम्प्लीमेंट एंड ट्रेन द पर्सन्स जिसको ये चाहिए। तो इतना ही बताते हुए अब हम जो हमारा जो करंट हमारा जॉब इन हैंड है, वो जो एसडीज को जो पावर दी गई है 25 लाख तक काम कराने की, तो उसमें जो ये एप्लीकेशन हम आपको दिखाएंगे उसमें एक एसडीओ का लॉगिन, अंबाले का रियल टाइम लॉगिन हम यूज करेंगे, और एक एस्टिमेट कैसे बनता है, कैसे उसका जो है रफ कॉस्ट का डिटेल एस्टिमेट बनता है, फिर डिटेल से कैसे उसका हम D90 बना के टेंडर लगा सकते हैं। देखिए इसमें जो है मेजर चैलेंज जो आ रहा है वो यही है कि जो काम करने का तरीका पंचायत का पहले था, थोड़ा सा प्रोसेस रीजनिंग हो गई है कि अब जब हम एचएसआर को यूज करके हमें काम करना है, एचएसआर से जो जितनी भी हमारे आइटम्स हैं, वो जब भी हम पहले भी पंचायत लेवल पे काम कराते थे, जो हमारे ईंटे ब्रिक्स के रेट वगैरह फिक्स होते थे, उस हिसाब से डिपार्टमेंटली काम होता था। अब थोड़ा सा प्रोसेस इंजीनियरिंग करके ये जो इंजीनियरिंग विभाग की तरह उसको लोकल गवर्नेंस ने काम कराने हैं, तो उसके लिए जो एसओपी है वो भी सरकार ने जारी किया है, और उसी को जो है इम्प्लीमेंट करते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल ने अपनी सारी एप्लीकेशन बनाई है। 25 लाख तक के जो काम है उसके लिए एसडी को जो पावर दी गई है, उसमें जेई उसके साथ जो एसोसिएट है, जेई के लॉगिन से पहले एक एस्टिमेट क्रिएट हो सकता है। तो उसके बाद जेई जैसे वो एस्टिमेट बनाएगा, तो उसके बाद रेजोल्यूशन पहले बनाने से पहले एक आएगा कि हाँ जी हमें बनाना है। फिर उसके बाद जैसे एस्टिमेट बन गया, एसडी ने टेक्निकल सैंक्शन कर दिया, एसडी के टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए पंचायत के पास रेजोल्यूशन में फिर चला जाएगा। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाएगी पंचायत के जो प्रस्ताव पास होके, तो वो एसडी के लॉगिन से उसकी एंट्री होगी। तो इसके लिए जेई एसडीओ के ऊपर किसी ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस फ्लो जेई एसडीओ तक ही है 25 लाख के काम के लिए। तो 25 लाख में एसडीओ को जो अपना लॉगिन पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंटर करने के बाद जो है वो उसके जो टेक्निकल सैंक्शन है वो तब D90, उससे पहले D90 अनेबल नहीं होगी बनने के लिए जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एंट्री नहीं डलती। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एंट्री डलती है, D90 का जो है वो ऑप्शन अनेबल हो जाती है। तो D90 बनने के बाद टेंडर लगाना वो भी एसडीओ के लॉगिन से हो जाता है। तो इसमें जो है दो ही लॉगिन इन्वॉल्व है, जेई और एसडीओ। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना सुनील जी, नवीन जैसे आप हो, एक जेई के लॉगिन से आप बता दीजिए कि कैसे एक एस्टीमेट तैयार होगा जो हम अंबाला के जेई एसडीओ के लॉगिन से दिखाएंगे, और कैसे उसकी जो है ना टेक्निकल सैंक्शन होगी, कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी, कैसे टेंडर लगाएंगे। तो ये प्लीज आप बता दीजिए। जी सर। सबसे पहले हमारा बेसिकली हम जेई के लॉगिन से स्टार्ट करेंगे, और ये हमारे पास अंबाला का एक रियल टाइम जेई का लॉगिन है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे ये लॉगिन है ये एचआरएमएस से रिलेटेड हैं, एचआरएमएस से कंसर्न मतलब लिंक्ड हैं। जो उनका एचआरएमएस पे इंट्रा हरियाणा पे यूजर आईडी पासवर्ड होगा, उसी लॉगिन से यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे वो। तो कोई सेपरेट यूजर आईडी पासवर्ड उनको जनरेट करने की जरूरत नहीं है सिस्टम पे ऑनबोर्ड होने के लिए।
ये बेसिकली मनप्रीत जी हैं, इन्होंने लॉगिन किया है यहाँ पे एज ए, ये यहाँ पे इनको इनका प्रोफाइल दिख जाएगा। अभी ये जो है एज ए जूनियर इंजीनियर इन एसडीओ अंबाला जो है अंबाला 1 में पोस्टेड हैं। फंक्शनल रोल इनको जूनियर इंजीनियर का है। जो जो फंक्शनैलिटी ये ड्राइव कर सकते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे इनको दिखती जाएंगी। अब रफ कॉस्ट एस्टीमेट, हमारा सिस्टम जो स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले रफ कॉस्ट एस्टीमेट प्रिपरेशन है। तो रफ कॉस्ट एस्टीमेट के लिए ई एस्टीमेट पे क्लिक करेंगे, रफ कॉस्ट एस्टीमेट पे जाएंगे, देन क्रिएट न्यू एस्टीमेट। क्रिएट न्यू एस्टीमेट करने के बाद जो है वो अपना एस्टीमेट बताएंगे कि कौन सा एस्टीमेट है, सिविल से रिलेटेड है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल से है, हॉर्टिकल्चर से है। सपोज मान के चलते हैं कि सिविल से रिलेटेड कोई है, देन सिविल डिवीजन कौन सी उन्हें ऑपरेट कर रही है, क्योंकि ये अंबाला पीआर अंबाला के अंदर इनकी सब डिवीजन आती है, तो इसलिए वहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीआर अंबाला एज ए डिवीजन। देन ये रोड टाइप का वर्क है, बिल्डिंग है, अदर स्ट्रीट लाइट, डेवलपमेंट एंड रिजुएशन ऑफ पोन्स है, रेन हार्वेस्टिंग है। इनकेस अगर कोई और भी सिविल टाइप के वर्क्स होंगे जो ये एग्जीक्यूट करते हैं तो वो काइंडली हमें बता देंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इन केस विनस जी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो बता दीजिएगा, यहाँ पे एस्टीमेट टाइप ऐड करने के लिए हम करवा देंगे वो ऐड। देन उस सपोज मान के चलते हैं कि रोड वर्क है और एक हम टेस्ट एस्टीमेट बना लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट अंबाला, देन उसके बाद ब्लॉक चूज करते हैं। देन अगर हमें लग रहा है कि वो जितने भी ये विलेजेस हैं सबको कैटर करेगा तो वो भी चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे को लगता है कि 2, 3 या 4 विलेजेस को कैटर करता है तो वो भी चूज कर सकते हैं। जो भी हम ऐड करेंगे कि किस किस एरिया को कवर करता है वो नीचे लिस्ट में दिख जाएगा। देन ब्रीफ स्कोप डिफाइन करना है। ये जितने भी टाइप की वर्क कैटेगरीज हैं वो हैं। सपोज हम मान के चलते हैं कि सीएम अनाउंसमेंट है, देन सीएम अनाउंसमेंट का नंबर, कोई मेजर हेड अवेलेबल है या नहीं है, यस के केस में आपको डेवलपमेंट पंचायत के जो हेड रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट वो दिख जाएगा। देन मेजर हेड कौन कौन से हैं डीएनपी के, देन उसमें स्कीम टाइप या प्लान टाइप क्या है और उस हेड में मेजर स्कीम क्या है। अगर सपोज मल्टीपल स्कीम से रिलेटेड है वो भी ऐड कर सकते हैं और सिंगल स्कीम से है तो भी वो भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, लिस्ट करते जाएंगे तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज में आप टेंडर फ्लोट कर देंगे, कितने नंबर ऑफ डेज में टेंडर अलॉट कर देंगे, टेंडर वर्क जो है कब स्टार्ट हो जाएगा इन एक्चुअल। और इसमें बेसिकली ये जो डेज हम यहाँ पे डलवा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली जिस डेट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंच होएगी, मतलब जिस डेट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आएगी उस डेट के बाद से ये जो नंबर ऑफ डेज हैं एक्चुअल डेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर मॉनिटरिंग ऑफ दैट वर्क। ये देखिए टाइम के एसेंस है कि टाइम के साथ क्या प्रोजेक्ट पूरे हो पा रहे नहीं हो पा रहे, उसकी मॉनिटरिंग के लिए है ये। इसके बाद यहाँ पे आपको मेन कंपोनेंट ऐड करना है। मेन कंपोनेंट ऐड करते हुए ये मेन कंपोनेंट का मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेन कंपोनेंट क्या है कि इसको सारे एस्टीमेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक मेन कंपोनेंट, एक सब कंपोनेंट। मेन कंपोनेंट हो सकता है कि हमने एक रोड बनानी है तो ये हमारा रोड मेन कंपोनेंट है, लेकिन उस रोड के साथ साथ हमने एक पेवर ब्लॉक है, एक उसका सब ग्रेड है, एक उसके साथ में ड्रेनेज है, वो उसके सब कंपोनेंट हो गए। तो इस तरह से वो बाइफर्केशन में आ जाता है। भी अगर हम उस रोड को बना रहे हैं तो उसमें हमारी पेवर ब्लॉक का कितना खर्चा हम अलग देख सकते हैं, हम नालियों का कितना खर्चा है वो देख सकते हैं, सब ग्रेड का। तो ये आपके ऊपर है साइट पे, प्रोजेक्ट पे आप किसको मेन कंपोनेंट बनाते हैं, किसको सब कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, चलो।
तो मेन कंपोनेंट बनाने के बाद हमें डिफाइन करना है सब कंपोनेंट उसका मेन कंपोनेंट में। और ऐसा नहीं है कि हम एक ही मेन कंपोनेंट बना सकते हैं, मल्टीपल मेन कंपोनेंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल सब कंपोनेंट्स बना सकते हैं अंडर दैट मेन कंपोनेंट। देन अब हमारे को आइटम्स ऐड करनी है। आइटम्स हम मेन कंपोनेंट बेसिकली सब कंपोनेंट में ऐड करेंगे, तो पहले हम मेन कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा नवीन रुकना जरा, ये जो है ये मेन जो चैलेंज है डेवलपमेंट पंचायत को, जो मैं समझता हूँ यहाँ पे है थोड़ा सा जो है, जैसे हम डेवलपमेंट पंचायत जो पंचायत फंड के अलावा गवर्नमेंट फंड जो काम कराता है उसमें तो हम ये लोग करते ही हैं, लेकिन जो पंचायत लेवल पे काम होने हैं पहले प्रोबेबली वो डिपार्टमेंटल टाइप मटेरियल के आने से होता था, लेकिन अब जो है उसका जो है फील्ड डाटा सर्वे जो है वो जेई करेगा, उसकी मेजरमेंट्स करेगा, एक उसका रफ कॉस्ट जो रफ क्वांटिटी एस्टिमेशन करेगा कि मेरी कौन कौन सी जो है आइटम्स हैं और मेरी उसकी क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, और उस मेजरमेंट्स के बाद वो ये डिसाइड करेगा मेरे को कौन सी HSR आइटम जो है इसके लिए लेनी है। तो जब वो एक अपने जो फील्ड बुक है उस पर एक कैलकुलेशन करके अपनी जो है मेजरमेंट्स के हिसाब से HSR की जो क्वांटिटीज निकाल लेगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो काइंडली ये चीज बड़ी जरूरी है कि अंडरस्टैंड करना कि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ एक तरह का डाटा एंट्री पॉइंट है, लेकिन जो इसमें इंजीनियरिंग स्किल्स आपको चाहिए वो आपको एज ए जेई एज ए SD वो आपको जो ऐसे आप पहले यूज करते आ रहे हैं गवर्नमेंट वर्क के लिए उसी तरह से ही आपको कंटिन्यू करना है। तो ये थोड़ा सा एक प्रोसेस इंजीनियरिंग यहाँ पे आ जाती है जो 25 लाख के पंचायत लेवल के काम है कि हमें जो है फील्ड डाटा जो फील्ड बुक है वो हम प्रॉपरली करें, मेजरमेंट्स प्रॉपरली करें, एस्टिमेशन क्वांटिटीज की बढ़िया तरीके से करें, फिर उसके बाद इस पोर्टल पे आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास फील्ड डाटा नहीं है, आपने मेजरमेंट्स नहीं ढंग से कर रखी, डिफाइन नहीं कर रखा, तो फिर ये पोर्टल आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी ये मेजरमेंट्स हैं इसके ऊपर जो है टेक्निकली करें, और इसी से बाद में जो है मॉनिटरिंग होगी कि हमारा काम कितनी क्वांटिटीज थी, कितनी एग्जीक्यूट हुई, कौन सी क्वांटिटी थी, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए थी, कौन सी HSR की क्या स्पेसिफिकेशंस थी। तो ये जो है इसको डिफाइन करना और जैसे बड़ा जरूरी है पंचायत लेवल के ऊपर। ठीक है नवीन, कंटिन्यू। अभी 13 एक मगर रखे वकील के सामने कर दिया हमने चार्ज के लिए लिखा ना इसमें, चार्ज पे 25 एक में 13 एक में कोई बात नहीं, उससे क्या हो गया, क्या हो गया, म्यूट कर लीजिए प्लीज। RTI आपको नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, आपको जी साहब हमें पता है कि एक RTI वकील है, कर लीजिए प्लीज। केस हम डिस्कस करा रखे हैं, कुछ भी हो उसमें, इसमें लेने में क्या है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो देखिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड को लेने से कैसे मना कर दोगे। एक बात बताओ भाई साहब, ये किसका जरा इसको म्यूट कर वैसे कह रहा हूं वैसे ये चिट्ठी है हम पर। आप एक बात बताओ, ये तो सेक्रेटरी डिसीजन लेगा ना, आप टाइम से छोड़ो। हमने अपने लिख के दिए हैं, आपको आवाज आ रही है, पता ही नहीं 25 ये कौन यूजर है जो 4 तारीख को 3 तारीख को जब देखते उस वकील को, तो RTI उसने बाई हैंड लेके आया, उसने बाई हैंड लेके आया RTI वो। हाँ क्या जो इसका एडमिन है, काइंडली एडमिन से रिक्वेस्ट है कि ये जो यूजर है ये प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। सर मैं करवा रहा हूं। ये बेसिकली HR कैथल से ये जो है काइंडली म्यूट कर ले। ठीक है नवीन, हाँ जी। बेसिक मेन कंपोनेंट सब कंपोनेंट सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन दी गई है कॉपी आइटम्स फ्रॉम मास्टर टेम्पलेट। इसका बेसिकली यूज क्या है कि अगर आप एक फास्ट लेवल पे एस्टिमेट क्रिएट करना चाह रही हैं और आपने कोई एक टेम्पलेट बना रखा है पहले से, जो कि हमने प्रोविजन दिया हुआ है, जैसे सिमिलर टाइप के वर्क्स होते हैं, जैसे आपको एक लाइब्रेरी बनानी है या आपको एक गली बनानी है, तो उस तरह के जो सिमिलर वर्क्स हैं उसका आपने एक मास्टर टेम्पलेट बना रखा है, उस टेम्पलेट को आप यूज कर सकती हैं।
और टेम्पलेट को यूज करके जितनी भी आइटम्स या क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी आपके इस एस्टीमेट में कॉपी हो जाएंगी, और देन उसके बाद आप उन आइटम्स को अल्टर कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एस्टीमेट। अभी इसमें हमने प्रोविजन दिया है कि आप जो है सभी डिविजन्स के एस्टीमेट्स देख सकते हैं, एस्टीमेट इन द सेंस मास्टर टेम्पलेट। ये आइटम की जैसे लिस्ट है, ये उस एसटी मास्टर टेम्पलेट में बनी हुई है, और आप अगर इसको एज इट इज यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमने जो आइटम का डाटा कॉपी किया है वहां से, वो सारा का सारा एज इट इज डाटा इस एस्टीमेट के अंदर कॉपी हो गया है। ये उसका प्रीव्यू है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो है फर्दर कोई आइटम ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखिए। नहीं, इको हो रही है आपके पास। दूसरा माइक अगर है को ऑफ कर देना अगर कोई चल रहा तो। नहीं सर, मेरे पास तो एक ही सिस्टम पे ऑन है। अच्छा चलो ठीक। आपको HSR चैप्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से HSR चैप्टर से आप आइटम लेना चाहते हैं। सर्च बाय HSR आइटम नंबर, जैसे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे आपको वो आइटम सिलेक्ट करनी है। आइटम सेलेक्ट करते ही सिस्टम शो कर देगा कि ये किस क्लास में है, HSR सेक्शन नेम क्या है, सब सेक्शन नेम क्या है, उसका रेट टाइप कौन सा था और उसका रेट क्या है। उसमें आती है एंटर इनटू, मीटर में कर रहे हैं हम एंट्री, मीटर में करना चाहते हैं, फीट में करना चाहते हैं। हमारे पास ऑप्शन आती है कॉपी डाटा फ्रॉम एक्सेल। अगर हम इसको यूज करते हैं तो आपको यहाँ से एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। ये टेम्पलेट में, इस टेम्पलेट में आपको डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ आपको एंटर करनी है। जितनी भी आपकी डिस्क्रिप्शन एंटर करना चाहते हो वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसी फाइल को आप अपलोड कर देंगे। उससे क्या होगा, जितने भी आइटम है आपकी सारी की सारी आइटम एक्सेल से इस एस्टीमेट में एंटर हो जाएंगी। नहीं तो आपको एक एक करके ही एंटर करनी पड़ेंगी, जैसे डिस्क्रिप्शन, टोटल लेंथ। किसी एंगल से हम भी चलेगी क्योंकि हमने एस्टीमेट सारी चीजें सीखनी है। ये हमारी आइटम ऐड हो गई। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हो तो अब यहाँ से हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आता है NS आइटम। कोई भी जेई और एक्शन, कोई भी जो भी एंट्री कर रहा है वो अपनी नई NS आइटम क्रिएट कर सकता है। क्लिक हेयर फॉर ऐड न्यू NS आइटम। NS आइटम क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है वेदर आइटम सप्लाई फ्रॉम रिजर्व स्टॉक। कुछ आइटम हमारी ऐसी होती हैं जो रिजर्व स्टॉक से लेते हैं, जो DNIT का पार्ट, डिटेल DNIT का पार्ट नहीं होती। ऐसी ONM की कुछ आइटम होती हैं जो हमारी डिटेल एस्टिमेट का पार्ट नहीं होती पर DNIT का पार्ट होती हैं। NS आइटम की डिस्क्रिप्शन की, NS आइटम की वो स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन NS आइटम डालनी पड़ेगी सर। उसका नियरेस्ट HSR चैप्टर, क्लास, सेक्शन और सबसेक्शन बताना पड़ेगा कि कौन से सबसेक्शन में एंट्री होगी। स्टेट डिटेल रीजन, हमें रीजन बताना पड़ेगा कि हम ये क्यों एंटर कर रहे हैं। उसका यूनिट बताना पड़ेगा, उसका प्रपोज आइटम पर रेट और उसकी स्कैन है, साइन कॉपी और डिटेल एनालिसिस। इसकी कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। तो सेव करते ये वाली एक NS आइटम क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि PSCM साहब ने लास्ट VC में बताया था कि NS आइटम जो है
ये बेयर मिनिमम इन एक्सेप्शनल केसेस में ही इसको यूज करना है, और शायद 25 लाख तक डेवलपमेंट पंचायत के जो काम होंगे आपको मोस्टली HSR में मिल जाएंगे। तो काइंडली इस बात का ध्यान रखें कि दीज NS आइटम्स आर ओनली फॉर एक्सेप्शनल आइटम्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑफ HSR। इनके पास भी होगा ये सिस्टम में प्रोविजन दिया हुआ है कि आप जो है 2 लाख से ऊपर की और 25 लाख से कम की ही जो है पावर जो है वो एसडी को दे रखी है। तो जब तक एस्टीमेट 2 लाख से ऊपर का नहीं होगा तब तक वो एडमिन अप्रूवल में या टेक्निकल सैंक्शन मतलब एडमिन अप्रूवल में नहीं दिखेगा, उनको वो पंच नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम 25 लाख वो तो वही एस्टीमेट वो जो है एज ए एडमिन अप्रूवल पंच कर पाएंगे। देन ये एनएस की कुछ कैटेगरीज हमने यहाँ पे डिफाइन करी हुई हैं। कुछ अगर इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं जो आपकी एचवीपीएनएल से, यूएचवीवीएनएल से या डीएचवीवीएनएल के शेड्यूल ऑफ रेट से आती हैं, डिराइव होती हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और इन केस अगर आपने पहले कोई आइटम एज ए एनएस आइटम ऐड करी हुई है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर एडिंग इनटू दैट एक्सेल। ओके, अब हम इसका अगर प्रीव्यू रिपोर्ट देखें टोटल, तो ये हमारा जो एस्टीमेट है इसमें एनएस आइटम भी है, एचएसआर आइटम भी है, और जो हमने कॉपी करी थी वहां से आइटम्स अपना मास्टर टेम्पलेट से वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो टोटल एस्टीमेट जो है 5,56,620 का बन जाता है। तो देखिए आप अगर टेम्पलेट आपका रेडी है तो एस्टीमेट बनाने में कितना टाइम लगा, तो इसमें मेन जो है एफर्ट सिर्फ मेजरमेंट फील्ड डाटा में ही आएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है उससे काफी कैलकुलेशन और काफी प्रोसेस सारा स्मूथ हो जाता है। आपका एस्टीमेट बन के आपके पास प्रिंट आ जाता है और सॉफ्ट कॉपी हमेशा पोर्टल पे रहती है। देन यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट दिख जाएगी, उसमें एचएसआर की कितनी कॉस्टिंग है, एनएस की कितनी कॉस्टिंग है, और अगर आप कोई कंटीजेंसी चार्जेस, डिपार्टमेंटल चार्जेस या अदर चार्जेस कुछ लगाना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। एक एस्टीमेट रिपोर्ट आप अपलोड कर सकते हैं, 3 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और 3 सपोर्टिंग ड्राइंग अपलोड कर सकते हैं। इन सब की जो लिमिट है वो 20 MB का साइज है, मैक्सिमम 20 MB का साइज आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कितनी फास्ट होते जा रहे हैं। जैसे कोई मौके की ड्राइंग है, कोई और आपका जैसे रेजोल्यूशन पास हुआ था, कोई लैंड का कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज है जो रेलेवेंट है एस्टीमेट के अंदर। जैसे हम कोई डिमांड आई है, कहीं किसी ऊपर अथॉरिटी ने पास किया है कि भी ये डिमांड कंसीडर की जाए, तो वो सब डॉक्यूमेंट जितने भी सपोर्टिंग आप इसमें अपलोड कर सकते हो। तो सर यहाँ पे हमने अभी मिनिमम 111 डॉक्यूमेंट लिया है। जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग ड्राइंग, जहाँ पे आपका मैक्सिमम लिमिट जो है 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने की दे रखी है। फॉर द ट्रेनिंग सेशन हमने एक डॉक्यूमेंट सबका ऐड किया। देन सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देन ये प्रीव्यू स्टेप पे आ गए, जहाँ पे हम अगर डाउनलोड करना चाहें वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट देखना चाहें वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये पूरी एक रिपोर्ट निकल के आ जाएगी ऑफ कॉस्ट एस्टीमेट की।
जो हमारा पहले हम एस्टिमेट बनाते थे उसको बाइंड कराते थे, फिर उसके एस्टिमेट के साथ हमारी एक्सेल की शीटें लगती थी, सेपरेट करना पड़ता था। एक ही क्लिक में पूरे एस्टिमेट की एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल रिपोर्ट आपके हाथ में है और एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा भी है। और थ्रू आउट हरियाणा हर डिपार्टमेंट सेम फॉर्मेट और सेम पैटर्न जो है यूज कर रहा है। अक्रॉस डिपार्टमेंट इसको जो है आराम से समझा जा सकता है। तो ये सब कंपोनेंट वाइज और एब्स्ट्रैक्ट इसमें जो है पहला पेज जो है इसका, एक बार प्रीव्यू दोबारा दिखा देना। पहला पेज जो है इसका जो रिपोर्ट का है वो रिपोर्ट का लास्ट पेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, फाइनल एब्स्ट्रैक्ट। ये देखिए ये पहला पेज जो है ये इसमें पूरा इसमें दिखाया भी HSR का आइटम कितनी है, NS आइटम कितनी है, एस्टीमेट में क्या है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कौन किसने बनाया है। अभी जो है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका नाम आ रहा है, तो नवीन इसमें जो है SD का नाम शो कर देना जो पंचायत के होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना कौन से विलेज का है आगे लगे जाओ, कितने दिन में ये काम खत्म होगा और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकेशन क्या है। तो ये सब चीजें आपको एक तरफ दिख जाएगा। नेक्स्ट पेज करना, नेक्स्ट पेज। तो जैसे ये अपना पूरा आगे आपका जैसे मैंने बताया HSR की क्वांटिटीज, मेजरमेंट सारी इसमें आपको एक बार में सारी मिल जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि बड़े मिनिमम टाइम में एक एस्टीमेट आपके हाथ में आ गया है। तो अब आगे नवीन आगे बताओ। जी सर। तो देन इसके बाद जेई की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। जेई जो है फॉरवर्ड कर सकता है एस्टीमेट एसडीओ को, यहाँ से एसडीओ सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बेसिस पे जो उसके एसडीओ हैं कंसल्टेंट इनको भेजना चाहता है देन कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिमार्क्स डाल सकते हैं। अब जो ये एस्टीमेट है ये कंसर्न जो एसडीओ है उनके पास चला गया है। और अगर ये देखना चाहें तो वो वर्क कहाँ पे है, ये भी देख सकते हैं ट्रैकिंग में कि मनप्रीत सिंह जो सीनियर इंजीनियर है उन्होंने साइन करना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आ रहा है ये बेसिकली रोल असाइन किया हुआ है उनको, फॉर अप्रूवल भेज दिया है और किस डेट को भेजा है ये दिख रहा है। तो अभी हम एसडीओ के लॉगिन से करेंगे और देन इसी एस्टीमेट को जो है फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक इसकी ब्यूटी ये है कि कोई भी एस्टीमेट कहीं भी पड़ा हुआ है उसको ट्रैक किया जा सकता है कि क्या वो पास हो गया, टेक्निकल सैंक्शन हो गया, टेक्निकल सैंक्शन होने के बाद टेंडर क्यों नहीं लगा, तो कहाँ पे डिले हो रही है। तो इस तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, कई बार देखा गया एस्टीमेट पास होने के टेंडर यहाँ से एकदम वो वेरियस डैशबोर्ड के जरिए हम ये देख सकते हैं अभी कहाँ पे हमारा वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो उस डिले से हम उसको जल्दी आगे टेंडर वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है नवीन आगे। देखिए यहाँ पे ये एस्टीमेट फॉल कर रहा है कंसर्न सब डिवीजन पे। जो भी एस्टीमेट किसी एससी ने एससी को पेज पास सेंड किया वो यहाँ पर आएगा पेंडिंग एट करंट यूजर। अगर वो देखना चाहते हैं डिवीजन ऑल एस्टीमेट तो इस पे क्लिक करेंगे, चेक बाय जो करंट यूजर ने चेक किए हैं एस्टीमेट वो यहाँ से डिस्प्ले होंगे जो फाइनल कर चुका है। और एस्टीमेट फाइनल एस्टीमेट बाय करंट यूजर और एस्टीमेट ट्रैकिंग, ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जो हमने एस्टीमेट जेई ने एसडीओ के पास सेंड किया था वो ये था, टेस्ट एस्टीमेट कच्चा था। एस्टीमेट कोड 5.57 पेंडिंग है, साहिल शर्मा जी के पास है। फॉर अप्रूवल रिमार्क्स बाय मनप्रीत सिंह जी ने दिया हुआ है 7 फरवरी को। एडमिन अप्रूवल स्टेटस आता है नोट अप्रूव। इनके पास दो ऑप्शन आती हैं, या तो वो 1 बाय 1 करके गो टू नेक्स्ट स्टेप करके आगे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं वो कंपोनेंट सब कंपोनेंट ऑफ आइटम में तो वो गो टू नेक्स्ट करेंगे।
अगर वो डायरेक्ट ही फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यहाँ से अपना वो प्रीव्यू एस्टिमेट चेक कर लेंगे। यहाँ से उनके पास एस्टिमेट की रिपोर्ट डिस्प्ले होगी, ये चेक कर लेंगे। अगर उनको लगता है ठीक है तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड सेव पर क्लिक करेंगे। अगर रिवर्ट बैक करना चाहते हैं तो सेंड बैक। अगर ये गो टू नेक्स्ट करते हैं तो इनको वही पूरे 7 के 7 स्टेप इनको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो फॉरवर्ड एंड सेव। अगर वो नेक्स्ट करते तो उनको ऐड कंपोनेंट, सब कंपोनेंट, ऐड आइटम, एब्स्ट्रैक्ट कोर्स, अपलोड और प्रीव्यू, ये सारे के सारे स्टेप उनको कंप्लीट करने पड़ते हैं। नहीं तो हमने बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट ही हमने फॉरवर्ड एंड सेव पर क्लिक किया तो सबमिट एस्टिमेट पे आ गया। बेसिकली अगर उनको लगता है कि प्रीव्यू एस्टिमेट जो उन्होंने देखा है वो एज गुड एज आई मीन गुड टू गो है आगे जाने के लिए, तो वो स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड टू ऑप्शन चूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड फाइनल सेव की, क्योंकि ये 25 लाख से कम का एस्टिमेट है, उनकी कॉम्पिटेंसी में है, तो उनको यहाँ पे फाइनल सेव की ऑप्शन आ रही है। फाइनल सेव करते ही जो आपका एस्टिमेट है वो लॉक हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होंगे, चेंजेस सिर्फ वो डिटेल्ड एस्टिमेट के टाइम पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेंडिंग वाले में नहीं दिख रहा है, और फाइनल एस्टिमेट का अगर हम टैब देखेंगे तो वहां पे ये दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी भी एडमिन अप्रूवल नहीं हुआ है, इसलिए एडमिन अप्रूवल नॉट अप्रूव्ड है, बट ये एस्टिमेट जो है फाइनल सेव हो चुका है। अब यहाँ पे दो एक्टिविटी है कि डिटेल्ड एस्टिमेट जो है वो पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका टेक्निकल सैंक्शन कर सकते हैं। जब एडमिन अप्रूवल आएगा उसके बाद ये एडमिन अप्रूवल पंच कर सकते हैं। एडमिन अप्रूवल पंच करने के लिए ई एस्टिमेट के अंदर अप्रूवल ऑफ वर्क का ऑप्शन दे रखा है, वहां पे जाएंगे, कंसर्न डिवीजन चूज करेंगे, ये आ गया टेस्ट एस्टिमेट फॉर कच्चा रोड, इसको सिलेक्ट करेंगे, अप्रूविंग अथॉरिटी, देन अप्रूविंग। जैसे अगर ये अप्रूविंग अथॉरिटी सरपंच है इस केस में, तो यहाँ पे जो भी पंचायत समिति या सरपंच का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद अप्रूवल लेटर नंबर, जिस लेटर से वो अप्रूवल मिला है उसका नंबर, उसका डेट, वो किस डेट को अप्रूवल लेटर हुआ था, उसकी कॉपी अपलोड कर देंगे। और कोई कंडीशन उनको ऐड करनी है तो वो कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ऐड करने का प्रोविजन दिया हुआ है। ये जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन जो भी हुआ है पंचायत का, उसका नंबर, डेट और जो कमेटी ने अप्रूव किया है वो डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं रेजोल्यूशन को यहाँ पे। ये मैं कह रहा था कि पहले सब पंचायत ग्राम पंचायत एस्टिमेट के लिए प्रस्ताव करती है, उसका अलग नंबर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का अलग होगा। या तो पहले ही प्रस्ताव में ग्राम पंचायत एस्टिमेट कर दे, लेकिन उसमें उसका एस्टिमेट की क्वांटिटी नहीं पता लगेगी कॉस्ट की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसको बाद में करनी पड़ेगी। सर ये ऑप्शन जो है ये इस तरह से दिया हुआ है कि एज एंड व्हेन जब भी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आएगा वो साथ के साथ पंच कर सकते हैं। ये मैंडेट नहीं है कि उनको अभी पंच करना है, ये लेटर ऑन भी पंच कर सकते हैं। ये जस्ट हम फॉर अंडरस्टैंडिंग की हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन है कैसे अप्रूवल पंच करना है वो बताया गया है। नहीं, मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसे हमने जब कोई काम करना है गांव में, तो सबसे पहले तो एक प्रस्ताव ये पास होता है कि हम पंचायत ने डिसाइड किया है कि हमारे को ये काम करने हैं, नंबर 1, वो एक प्रस्ताव हो गया। उसके बाद एस्टिमेट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अब जो पंचायत का प्रोसेस रहेगा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास।
हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो पहले रफ कॉस्ट पे करवाएं या डिटेल पे करवाएं, क्योंकि वैसे तो आपकी एंट्री रफ में सिमिलर टू डिटेल ही होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप रफ में भी वही एंट्री करें जो डिटेल में करनी है, क्योंकि डिटेल से ही बाद में T90 बननी है, क्योंकि बाद में फिर आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो रफ में करें वो डिटेल में करें। डिटेल जब आपका टेक्निकल सेक्शन हो जाए एसडीओ के लॉगिन से, फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एंट्री बाद में भी डाल सकते हैं। मतलब पोर्टल आपको दोनों तरह से अलाउ करता है कि चाहे रफ कॉस्ट एस्टीमेट डालने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एंट्री कर दीजिए, चाहे डिटेल के बाद कर दीजिए। लेकिन क्योंकि 25 लाख के काम है, जल्दी करने हैं, टाइम की शॉर्टेज है, एक्यूरेसी शुरू से ही मेंटेन रखनी है, तो जो आपकी रफ कॉस्ट के बाद डिटेल एस्टीमेट आप पोर्टल पे सैंक्शन करें, उसी अमाउंट की फिर आप रेजोल्यूशन करवा के उस डिटेल एस्टीमेट में रेजोल्यूशन करा के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एंट्री कर दें। जैसी एंट्री होगी तो आगे T90 के लिए काम शुरू हो जाएगा। आई थिंक जो आपके क्वेश्चन थे, मैं अगर कोई है तो दोबारा प्लीज बता सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था कि हमें सरपंच को इस रफ कॉस्ट एस्टीमेट की हार्ड कॉपी निकाल के देनी पड़ेगी? यस। देखिए, आपको जो प्रीवियस प्रोसीजर है, आई थिंक चीफ साहब जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेवलपमेंट पंचायत से, वो इसका जवाब दें कि आप इसको कैसे हैंडल करना चाहेंगे। इनऑडिबल। हाँ जी, हाँ वीनस, आपको आवाज आ रही है? हाँ चीफ साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ अब आई है। हाँ वीनस बताओ। बोल रहा हूँ सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आई है। तो उनको हार्ड कॉपी दिस इज रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो भी देखना चाहेंगे, रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, मतलब हार्ड कॉपी आपके हिसाब से उनको दें तो बेटर रहेगा, वो उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेटर। पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, वो भी इस तरह से देख लेंगे कि आपका जो है स्कोप में क्या है क्या नहीं है। यस सर। ठीक है ना, तो उसी तरह से आप उसको हार्ड कॉपी निकाल के, इनफैक्ट इसमें तो ऑप्शन भी है, अगर आपको वैसे लगता है कि हार्ड कॉपी ऑफिशियली मिल जाए और एक सॉफ्ट कॉपी PDF निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप कोई आपका हो उसमें भेजना हो, तो दोनों ऑप्शंस हैं, एवरीबॉडी कैन सी। तो है ना, यू कैन स्प्रेड द मैसेज कि भाई ये देखो मेरा एस्टीमेट है, ये मेरी रिपोर्ट है, कोई भी देख ले, कहीं भी प्रिंट ले ले। तो इस तरह की ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है नवीन, आगे कंटिन्यू करो। किसी का और क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। ठीक है नवीन, कंटिन्यू करो। जी सर। बातिश जी, मैं डॉक्टर से बोल रहा हूँ। कल चीज ये बताई गई थी कि इसमें OTP सरपंच के पास मैसेज चला जाएगा, एक OTP जनरेट होगा और वो डालते ही ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। तो क्या पोर्टल पे उनका सरपंच को ऐड करने का प्रोविजन नहीं है क्या? देखिए, वो जो है ना एक ऑप्शनल फंक्शनैलिटी है सरपंचेस की, वो अगर आपको ऐसा चाहिए। अदरवाइज एक ऑप्शन दूसरी ये भी है कि जो SDO है वो अपने जो है जो भी रेजोल्यूशन का जो भी आपका वो है प्रोसीजर, उसको पूरा करने के बाद जो रेजोल्यूशन की कॉपी है उसको SDO ही खुद अपलोड कर सकता है। तो उसके लिए SDO के सरपंच के वहां पे OTP जाने की भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो वो चीज भी दी जा सकती है कि अगर आप SDO के OTP से उसको अप्रूव कराना चाहते हैं सरपंच के। बाकी आपके पास दूसरी ऑप्शन ये भी है कि आप SDO के लॉगिन से ही उसको जो प्रस्ताव उसने लेके अपलोड करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? हो गया कि पंचायत को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए प्रस्ताव पास करना होगा, वो आपके SDO को फॉरवर्ड करेंगे हार्ड कॉपी, और उस हार्ड कॉपी को इसके ऊपर अपलोड किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो सेम ये तो पुराना जो पोर्टल था आपका HEWB ULB जो यूज कर रहे थे, सेम प्रोसेस है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। और अगर CO लेवल पे सर अप्रूवल लेनी हो तो? देखिए, इसमें जो है ना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव करती है,
चाहे वो वेरियस चैनल्स हो सकते हैं, चाहे वो जिला परिषद, ब्लॉक समिति, एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, एचओडी, मिनिस्टर या ऑनरेबल सीएम। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का प्रोसीजर है, इसमें जो पोर्टल है वो इसको इस तरह से ही चलता है कि आपको वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कंप्यूटर अथॉरिटी से फाइल पे ई ऑफिस में जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसको लेना है। तो उसमें डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज हैं पोर्टल में जो वो पंच करेंगी, आपकी अप्रूवल की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करेंगी। तो वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। तो जैसे अभी इसमें सिर्फ एसडी के पास 25 लाख तक की पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल को करने के लिए। उसके हायर पावर जो है वो अलग अलग अथॉरिटीज को, जो डिपार्टमेंट जैसे उसको डेजिग्नेट करना चाहता है उस अथॉरिटी को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की एंट्री करता है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी है वो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसी के थ्रू करना पड़ेगा। इस पोर्टल पे उसका जो वर्क फ्लो नहीं है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी सर, जिला परिषद और पंचायत समिति के केस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की पावर पंचायत समिति और जिला परिषद को है। तो एक मीटिंग उनकी बुलानी पड़ेगी प्रस्ताव पास करने के लिए कि हम ये वर्क अप्रूव करते हैं। उसके बाद एस्टिमेट बन जाएंगे तो दोबारा फिर मीटिंग बुलानी पड़ेगी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हाँ, वो जो आपका प्रोसीजर है वो आपको शायद 2 बार ही करना पड़ेगा, लेकिन पोर्टल पे एंट्री जो है वो एक ही बार की होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की। अगर जो पहले वाला प्रस्ताव है वो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके एस्टिमेट में लग जाता है कि जी आपका जो पहला प्रस्ताव हुआ था जिसमें ये फैसला हुआ कि हमने ये काम फला काम करवाना है, तो वो एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगेगा। लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है नवीन, कंटिन्यू करो। जी सर। तो बेसिकली ये अब हमने दोबारा से जेई का लॉगिन किया है जो डिटेल्ड एस्टिमेट, जो एस्टिमेट हमारा अप्रूव हुआ था, अप्रूव होने के बाद वो एस्टिमेट उसी पर्सन के पास जाएगा जिसने उस एस्टिमेट को इनिशिएट किया था। जैसे कि इस केस में हमारा जेई ने इनिशिएट किया था। सुनील, एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की वो जो लेटर निकलती है वो भी दिखा दीजिए ना। जैसे कर दिया तो ये लेटर निकलेगी, वो एंट्री स्क्रीन आपने दिखा दी थी। इसी वर्क की कर रखी है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। वो सर इनको भी लॉगिन नहीं किया हुआ, इसके बाद दिखा देगा सर, ये कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट जैसे कि एक सिर्फ अभी आपको बाद में दिखा देंगे। कहने का पर्पस ये है कि जो आपकी जो रेजोल्यूशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी, जब एसडीओ के लॉगिन से उसकी एंट्री होगी तो बकायदा एक सैंक्शन लेटर पोर्टल से निकलेगा ड्यू नंबर के साथ। उसमें सारी डिटेल्स होंगी उस प्रोजेक्ट की। तो वो जो लेटर है उसकी आप प्रिंट निकाल के एज ए सैंक्शन लेटर उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, तो कहीं आगे कन्वे कर सकते हैं। वो एक प्रूफ रहेगा कि अपना टेक्निकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया। ऐसे ही जो टेक्निकल सैंक्शन होगा उसकी भी लेटर निकलेगी, ये अभी दिखाएंगे आपको। ठीक है, आगे बताओ। जैसे कि एस्टिमेट अब हमारे पास जेई साहब के पास आया है, जैसे अब ये एस्टिमेट था इनके पास, गो टू नेक्स्ट करेंगे, स्टेप वही रहेंगे सारे के सारे। डिटेल और रफ में सिर्फ हमारे पास यही डिफरेंस है कि डिटेल में हमें सिर्फ पैकेजेस बताने पड़ेंगे कि हमें कितने टेंडर हमने इसके पोस्ट करने हैं। इसमें और उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। जैसे हम इसमें गो टू नेक्स्ट करेंगे, जितना भी हमने एंट्री की हुई है रफ कॉस्ट में वो सारी की सारी ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। आपको सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आप इसमें और कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं जो रफ कॉस्ट में बना था तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये हमने सब कंपोनेंट ऐड किया था। फोर्थ स्टेप हमारा आता है प्रिपेयर पैकेज। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आप उस पर्टिकुलर एस्टिमेट के एक से ज्यादा टेंडर लगाना चाहते हैं या 2 या 3 टेंडर लगाना चाहते हैं तो आप पैकेजेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैकेजेस बना लेंगे तो मैंडेट हो जाएगा कि आपको 2 या 3 टेंडर लगाने ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बेसिकली प्रोविजन इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ पे पैकेजेस डिफाइन करें, उनको अलग अलग जो है वो करें, आई मीन डिटेलिंग करें
और एट द टाइम ऑफ टेंडरिंग अगर आप DNIT के टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपको मर्ज करने हैं तो मर्ज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है अलग अलग एग्जीक्यूट करने हैं तो अलग अलग एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे को लगता है कि 25 लाख से कम के केस में आइडियल जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि एक ही पैकेज आप बनाना चाहेंगे, तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेजेस में 1 चूज करना है और उसके नंबर ऑफ डेज डिफाइन करने हैं। ये वो डेज होंगे जो बेसिकली वर्क कंप्लीशन के डेज होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टर को असाइन किए जाएंगे कि आपको इतने दिन में ये काम कंप्लीट करना है, तो वो डेज आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। जब वर्क जो है अलॉट हो जाएगा तो स्टार्ट ऑफ वर्क जो होगा उसमें मतलब स्टार्ट ऑफ वर्क की जो डेट होगी उसमें ये नंबर ऑफ डेज ऐड हो जाएंगे टू फाइंड आउट द एंड डेट ऑफ दैट वर्क। देन आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपने पैकेज को मैप करना है कंपोनेंट सब कंपोनेंट के साथ, क्योंकि हमारे इसमें एक ही कंपोनेंट था, एक ही सब कंपोनेंट था, एक ही पैकेज था, तो यहाँ पे मैप हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पे दोबारा से अगर आप कोई आइटम में कोई चेंज करना चाहते हैं, प्रीवियस आइटम जो आपकी एंटर थी रफ कॉस्ट के टाइम पे वो आपको यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू एंटर्ड आइटम से, और अगर कोई आप आइटम ऐड करना चाहते हैं और प्रीवियस आइटम में कोई चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो भी एक बार देख लीजिए प्रीवियस आइटम में एडिट करने में। डिस्क्रिप्शन अब जैसे ये एक आइटम है आपकी, नाइन 92333 ये आपकी प्रीवियस आइटम आ गई है। आप इसमें एडिट करेंगे अपडेट, ये हमारे को उसकी टोटल क्वांटिटी और अमाउंट चेंज हो गई। देन सेव एंड कंटिन्यू। ये कॉस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आ गया, देखिए पहले 556 थी, 557 समथिंग आ गई है वैल्यू। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारे पास प्रीव्यू एस्टिमेट, ये हमारे पैकेज वाइज कॉस्ट आ जाएगी। और देन जेई जो है कंसर्न एसईओ को फॉरवर्ड कर सकते हैं।
अब ये एस्टिमेट जो है कंसर्न एसडीओ के पास पहुंच जाएगा। अब एसडीओ साहब के लॉगिन से देख लेते हैं। H9 तो डिटेल एस्टिमेट में जो है हम जो भी कोई रह गई हमारी आइटम्स उसको करेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेन हमारा पर्पस है कि हमने कितने टेंडर लगाने हैं, इसको स्प्लिट अप की अप्रूवल कह लीजिए या पैकेज वाइज कह लीजिए, कि ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने टेंडर लगाने हैं, उस हिसाब से हमने इस पे लेना होता है। ये एस्टिमेट आ गया है, प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पे। प्रीव्यू रफ कॉस्ट एस्टिमेट भी है, प्रीव्यू डिटेल्ड एस्टिमेट भी है कि रफ कॉस्ट के टाइम पे क्या था, डिटेल के टाइम पे क्या है। एंड देन अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं, गो टू नेक्स्ट करके जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि प्रीव्यू करने के बाद ये ऑल गुड है डिटेल्ड एस्टिमेट, तो फॉरवर्ड एंड सेव पे जा सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस कराने हैं, खुद नहीं करने हैं, जेई के पास रिवर्ट करने हैं, तो सेंड बैक करके जेई को बोल सकते हैं चेंजेस करने के लिए। अब क्योंकि ये जो अमाउंट थी 25 लाख से कम की है, तो इसलिए फाइनल सेव का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये 25 लाख से ऊपर की अमाउंट होती तो इनको फाइनल सेव नहीं आता, फिर फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है कि कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब ये जैसे आपने फाइनल सेव किया, उनके पास अप्रूवल एस्टिमेट में ये आ गई। यहाँ से वो अपनी कंडीशन ऐड करेंगे, अगर कोई कंडीशन उन्होंने ऐड करनी है। एंड अप्रूव एंड प्रिंट सैंक्शन लेटर, इस पे क्लिक करते ही ये उनका लेटर, टेक्निकल सैंक्शन लेटर निकल जाएगा। 5.58 के एस्टिमेट अमाउंट थी, HSR अमाउंट, NS अमाउंट, ये उन्होंने 2 कंडीशन ऐड की थी, तो ये टेक्निकल सैंक्शन इनका एस्टिमेट हो चुका है। तो यहाँ साहिल शर्मा सब डिवीजन SDO ने इन्होंने ये टेक्निकल सैंक्शन किया, उनका नाम आ जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि ये वर्क जो है अब क्या कहते हैं, टेक्निकल सैंक्शन भी हो गया है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी पंच किया जा चुका है, तो इट इज गुड टू गो एट दैट स्टेज ऑफ DNIT। तो DNIT बनाने के लिए अगेन हम कंसर्न जेई से भी बनवा सकते हैं, कंसर्न जो SDO है वो भी बना सकते हैं। तो हम एक बारी जेई के लेवल पे अपना जो DNIT है उसको प्रिपेयर करने का देख लेते हैं। कुछ ही लिमिटेड फंक्शनलिटीज जैसे टेक्निकल सैंक्शन या फिर अप्रूवल, इनको छोड़ के सारी जो फंक्शनलिटी है वो जेई के लॉगिन पे दी हुई है। तो जेई जो है वो मेन उसका इसमें अहम रोल है कि जो एंट्री करनी है, एस्टीमेट बनाना, तो वो सारा वो प्रेजेंट करेगा। तो चेकर मेकर का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो मेकर जो है जेई है, चेकर जो है एसटी है। तो इस तरह से इसको बनाया गया। सर अभी जेई को इस केस में दे नहीं रखी है यहाँ पे, उसको हम एक्टिवेट कर देंगे यहाँ पे DNIT एसडीओ के लॉगिन से दिखा। हाँ जी वो दे देंगे सर, अभी आधे देते हैं उनको भी। बताते रहो नवीन साथ साथ। जी सर, यहाँ पे आपको DNIT का नाम देना है। DNIT का नाम जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं।
ये जिस डिवीजन में होगा टेंडर उसका ऑफिस का नाम आएगा। देन पैकेज 1, यहाँ पे जितने भी रिपोर्ट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग ड्राइंग वो दिखेंगी। HSR BOQ अगर आप डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। NS का BOQ सेपरेट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जितने भी ये डॉक्यूमेंट है उनको एज ए जिप डाउनलोड कर सकते हैं। देन बिड अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है? बिड अप्रूविंग अथॉरिटी, क्योंकि ये 25 लाख से नीचे है तो सब डिविजनल ऑफिसर दिखेगा। देन कंटिन्यू टू प्रिपेयर बिड डॉक्यूमेंट। कंटिन्यू टू प्रिपेयर बिड डॉक्यूमेंट में ये जो कॉमन बिड डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर एनी अमाउंट ऑफ वर्क के लिए, ये पूरा उसका फॉर्मेट है। यहाँ पे अगर कोई कंडीशन, कोई चेंजेस आप करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन सेक्शंस, वो अलाउड है। जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में कोई क्लॉज ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है क्लॉज ऐड करने की। कोई प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। देन अपेंडिक्स टू ITB की इंफॉर्मेशन है, इसको आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, एड्रेस ये डिफाइन करने पड़ेंगे। एम्प्लॉयर कौन रहेगा इस केस में सर? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये डिटेल्स वगैरह मैं वीना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये, क्योंकि वेल फैमिलियर होने के लिए ये ITB और ये DNAT का एक अलग से आप सेपरेट सेशन SDOs का, क्योंकि ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे ये फंक्शनलिटी प्रीवियसली रही है, तो SDOs को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भी ये क्या है। और जैसे इसमें जो है 25 लाख से नीचे है तो 3 वर्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसमें आप 25 लाख से नीचे, ये आपको मैंडेटरी नहीं होगा, आप इसमें खाली छोड़ सकते हैं। तो टर्नओवर का कोई कंडीशन नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन 25 लाख से ऊपर जो है और 64 लाख से ऊपर आपको ये भरना पड़ता है। 64 और 25 के बीच में अलग तरह का चलता है सिस्टम। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दीजिए, क्योंकि शुरू में हो सकता है दे में फील सम कि भी इसको कैसे भरना है। अभी हम इसको बताने लग जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, तो सबका टाइम ना खराब करें। तो ये बेसिकली आपको भरना है, नहीं आगे बता दो। देन कुछ कंडीशंस आप ऐड करना चाहें तो कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ऐड कंडीशन का दे रखा है, ये कॉन्टैक्ट डाटा है। सिमिलरली ये कॉन्टैक्ट डाटा भी डिफाइन करना पड़ेगा। बाकी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ी देर के लिए। सर आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा टेंडर प्रिपरेशन का जो वर्क फ्लो है, ये मतलब नॉर्मली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे होता था। 25 लाख तक SDO को पावर दिया है, तो उनको वेल फैमिलियराइज करने के लिए कि इसको कैसे इसमें कंडीशंस भरनी है, कैसे इस डॉक्यूमेंट को फिलअप करना है, तो एक सेपरेट सेशन सिर्फ SDOs का और JEs का आप ले लें, ताकि उनको पता लग जाए। क्योंकि अगर हम आप डिटेल में बताने लग गए तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी हम इसको जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं। तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट डाटा, ITB, कई चीजें ऐसी हैं जो उनको पहली बार सुन रहे होंगे इन टर्म्स को, वो एज SDO को जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी ये थी रिक्वेस्ट कि आप बाद में इसका सेशन ले लें उनके साथ। नोटेड सर। तो बेसिकली ये है, इसमें बिल ऑफ क्वांटिटीज जो हमने डाली होंगी वो बिल ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे रेफर होनी शुरू हो जाएंगी। वो सारी की सारी दिखती हैं जब हम डाउनलोड करते हैं। देन उसके बाद फॉरवर्ड और फाइनल सेव है। फॉरवर्ड और फाइनल सेव में क्या है कि क्योंकि अपना सब डिविजनल SDO है तो एक बार ही उनको अपने पास फॉरवर्ड करना पड़ेगा, देन ही वो उसको जो है अप्रूव कर पाएंगे। ये जो DNIT है ये ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गई है। अगर हम इसको देखना चाहें, इसका फुल बिट ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं।
SG90 फॉर कच्चा वर्क, एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट ऑफ वर्क आ गया है यहाँ पे। ये अभी ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इसलिए है क्योंकि जब टेंडर की इंफॉर्मेशन भरेंगे तो बहुत सी जगह पे जैसे EMD है, कॉस्ट ऑफ बिड डॉक्यूमेंट है, ये एट द टाइम ऑफ टेंडर फिलअप होगा, डेट एंड सबमिशन ऑफ बिड सबमिशन जो है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे फिलअप होगी जब हम ई टेंडर पे काम करेंगे। सिमिलरली ये जो क्रिटिकल डेट्स है कि प्री बिड मीटिंग कब होनी है, रिसीविंग बिड्स ऑनलाइन, ओपनिंग ऑफ बिड्स कब होना है, तो ये उस टाइम पे आएगा। तो बेसिकली ड्राफ्ट पूरा का पूरा एक 150 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें मैं आपको ये देखिए, ये बिल ऑफ क्वांटिटीज में जो हमने HSR आइटम ली थी वो आनी शुरू हो गई है, NS आइटम आ गई है। तो अदरवाइज अगर हम प्रीवियस प्रैक्टिस देखें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, बिड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना अपने आप में बहुत ही लंबा एक काम होता था। तो काफी एनक्लोजर और काफी फिलअप और फिर स्क्रूटनी होती थी, मल्टीपल लेवल पे वो जाता था। तो इसमें इस पोर्टल पे जो है वर्क फ्लो के जरिए वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना प्री फिल्ड आ जाता है। तो अभी जैसे बताया कि इसमें अभी डेट्स वगैरह नहीं है। अब जब नेक्स्ट स्टेज पे आप यूनिटी अप्रूव कर टेंडर लगाओगे, टेंडर फ्लोट करोगे जैसे NIC पोर्टल पे, तो जो डेट्स वगैरह होंगी वहां पे लगी वो इसमें फिल्ड अप हो जाएंगी। दैट विल बिकम एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट जो बाद में कॉन्ट्रैक्टर से साइन होगा। आगे नहीं, चलो देन यहाँ से वो गो टू नेक्स्ट दोबारा जा सकते हैं अप्रूव करने के लिए, और फाइनल स्क्रीन पे जा करके जो है सेव कर सकते हैं। वहीं पे, अच्छा वहां पे आ गया ना गूगल का। चलो अभी बता दो बस। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ फाइनल सीव करके अप्रूवल का एक बटन आता है, वो अप्रूव हो जाएगा। तो देन जो है ये DNIT जो है आपकी ई टेंडर के अंदर आ जाएगी। ई टेंडर करने के लिए जो है जो SDO है उनको एक एडिशनल रोल दिया गया है एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। जब इसको क्लिक करेंगे वो, तो यहाँ वर्क अलॉटमेंट के अंदर ई टेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू टेंडर करके ये हमने कल एक टेस्ट किया था, तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आगे की प्रक्रिया में क्रिएट टेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपको ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हम ई टेंडरिंग साइट पे करते थे। वो ई टेंडरिंग साइट पे जो डिटेल्स हम डालते थे वो यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। आप बिड ओपनर चूज कर सकते हैं, कौन हो सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। देन कवर तो ब्रीफ में यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे इसमें वो वर्कफ्लो है ई टेंडरिंग साइट का, ये बेसिकली वही है। तो इसकी डिटेल ट्रेनिंग जो है लेटर ऑन जो एक्चुअल यूजर है SDO को हम दे देंगे। तो बेसिकली यहाँ जब हम कर देंगे तो हमारा टेंडर लग जाएगा। तो ये प्रक्रिया है सारी, और इसके बाद वो टेंडर फ्लोट हो जाएगा। टेंडर फ्लोट होने के बाद जो है हमारा जैसे 5 दिन का आपका या 7 दिन का टाइम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ साहब से वो एक क्लियर कर दे कि भाई ये आपका जो सोसाइटी